सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो सेशन में हम कुछ करेंट अफेयर्स को देखने की कोशिश करेंगे जो विगत सप्ताह चर्चा में रहा है। तो देखते हैं हम। दरअसल इंडिया ने अपना INDC जो टारगेट था उसे फिर से अपडेट कर दिया है। अब क्या होता है INDC, कब आया, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। UNFCCC जो सम्मेलन होता है उसके तहत 2015 में एक सम्मेलन हुआ जिसे हम लोग COP21 कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, या पेरिस सम्मेलन के नाम से जानते हैं। इसी सम्मेलन में यह आग्रह किया गया देशों से कि वे स्वैच्छिक स्तर से अपने देश के लिए एक टारगेट घोषित करेंगे और उसके तहत ऐसे टारगेट घोषित किए जाएंगे जिससे जलवायु कार्यवाही में सहायता मिले। ठीक है। इसी के तहत इंडिया ने 2015 में अपना INDC प्रस्तुत किया था। INDC का फुल फॉर्म होता है इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, यानी कि यह स्वैच्छिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान होता है। तो इंडिया ने जब 2015 में इसे प्रस्तुत किया तो यह 2030 तक अपना टारगेट लेके चला था। अब 2030 जब नज़दीक होने को है तो इंडिया ने अपना दूसरा INDC प्रस्तुत किया जो 2031 से लेकर 35 तक संचालित रहेगा, यानी कि इसके बीच हम इन टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें जो है INDC में फिर PT में पूछ सकते हैं सवाल कि आधार वर्ष कौन सा है, तो 2005 को आधार वर्ष बनाया गया है। तो नए अपडेट में यह कहा गया है कि भारत जो है 2035 तक अपनी GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 47% की कमी का संकल्प लिया है। अब ये उत्सर्जन तीव्रता क्या होता है, तो अर्थव्यवस्था में एक यूनिट यानी एक इकाई उत्पादन करने के दौरान CO2 की या ग्रीन हाउस गैस की जितनी मात्रा उत्सर्जित होती है वही कहलाता है उत्सर्जन तीव्रता। ठीक है। तो इसमें जो है भारत 47% कमी करने का लक्ष्य लिया है। दूसरा है टारगेट में क्या, भारत 2035 तक अपनी कुल स्थापित विद्युत क्षमता का कितना 60% रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेगा। ठीक है। और तीसरा है कि भारत 2005 के स्तर को आधार बनाते हुए 2035 तक वन और वृक्ष कवर के माध्यम से 3.5 से 4 अरब टन यानी कि 4 बिलियन टन CO2 का कार्बन सिंक सृजित करेगा। अब इसमें दो चीज़ें हैं कि कार्बन सिंक होता क्या है। देखिए, अगर कोई वस्तु या कोई पदार्थ जितना कार्बन उत्सर्जन करता है, अगर कार्बन उत्सर्जन की अपेक्षा वह कार्बन अवशोषण ज़्यादा करे तो क्या होगा, उसके अंदर कार्बन जमा हो जाएगा, यही कहलाता है कार्बन सिंक। जैसे प्राकृतिक जो चीज़ें हैं जैसे महासागर, मृदा, वन, ये सभी क्या है, ये कार्बन उत्सर्जन के बजाय कार्बन अवशोषण ज़्यादा करते हैं, तो एक तरीके से यह कार्बन सिंक का कार्य करते हैं। तो भारत जो है ये करने का प्रस्ताव रखा है, जबकि अभी जो वर्तमान में INDC कार्यरत है उसके तहत 33 से 35% लक्ष्य था, ये 40% के आसपास लक्ष्य था, और ये था 2.5 से 3 बिलियन टन। लेकिन इस वर्ष वाले INDC में सबको बढ़ा के अपडेट किया गया है। थोड़ा सा जान लेते हैं कि पृथ्वी सम्मेलन हुआ था
कब? 1992 में, जिसे हम लोग रियो सम्मेलन भी कहते हैं। इसके तहत UNFCCC, UNCVD और UNCCD 3 कन्वेंशन आए थे। इन्हीं को सिस्टर कन्वेंशन भी कहा जाता है। अब है, अभी हाल ही में आपने सुना होगा हरीश राणा केस चर्चा में रहा। हरीश राणा केस इच्छा मृत्यु के सवाल पे चर्चा में रहा। तो क्या होता है इच्छा मृत्यु? इच्छा मृत्यु का अर्थ होता है यूथेनेसिया। EU शब्द जिसमें लग गया उसका अर्थ होता है गुड। तो यूथेनेसिया का अर्थ होता है अच्छा मृत्यु होना। यानी कि जब कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से पीड़ित रहता है या असहनीय पीड़ा से पीड़ित रहता है तो वह सोचता है कि इससे अच्छा तो मृत्यु हो जाना चाहिए था। तो गरिमापूर्ण तरीके से मृत्यु प्रदान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती? इच्छा मृत्यु कहलाती है। इच्छा मृत्यु मुख्यतः 2 तरीके के होते हैं, एक सक्रिय इच्छा मृत्यु, दूसरा निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। सक्रिय इच्छा मृत्यु में क्या होता है कि किसी एक्टिव मीजर्स द्वारा, जैसे किसी को घातक इंजेक्शन लगा के किसी मरीज की जान ले ली जाती है, तो ये सक्रिय कहलाता है। जबकि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु में क्या होता है कि जब कोई लाइलाज बीमारी से पीड़ित है या गंभीर बीमारी से पीड़ित है, वह वेंटिलेटर पे है, कोमा में है, तो उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा दिया जाता है, दवाओं को बंद कर दिया जाता है, उपचार को बंद कर दिया जाता है, जिससे वह धीरे धीरे प्राकृतिक मृत्यु की तरफ अग्रसर हो जाता है। तो ये कहलाता है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। अब क्या भारत में सक्रिय इच्छा मृत्यु लीगल है या निष्क्रिय इच्छा मृत्यु? तो देखते हैं। सबसे पहले जो केस आया पी रतीनम केस 1994 में आया। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो आर्टिकल 21 के तहत हमें जीवन का अधिकार प्राप्त है, उसमें जीवन के अधिकार में मृत्यु का भी अधिकार लोगों को प्राप्त है। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपने मामले को 1996 के ज्ञान कौर मामले में पलट दिया और इसमें बोला कि आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है, क्योंकि न जीने का अधिकार जो है यह आत्महत्या होता है जो कि अप्राकृतिक है। फिर 2011 में केस आया और 2011 में यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैसिव यूथेनेसिया को मान्यता दी जाती है, अनुमति दी जाती है, लेकिन इसके लिए सख्त सुरक्षा उपाय होने चाहिए। इसके लिए मेडिकल बोर्ड का गठन होना चाहिए। फिर ये देखा जाना चाहिए कि हाँ, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। अब अगला आता है केस कॉमन कॉज बनाम भारत संघ 2018। इसमें कहा गया कि गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार एक मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक है, और इसमें निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध माना गया और लिविंग विल्स को मान्यता दी गई। तो पीटी में सवाल पूछेगा लिविंग विल्स की मान्यता किस केस में दी गई? तो कॉमन कॉज बनाम भारत संघ 2018 में। अब ये लिविंग विल्स क्या है? तो जीते जी व्यक्ति द्वारा घोषणा कर देना कि अगर भविष्य में हम किसी लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हो जाएं या वैसी बीमारी की चपेट में आ जाएं जिससे हमें बाहर आने में नहीं बन पा रहा हो, सामान्य जीवन में नहीं लौट पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में वह अपने वसीयत किसी के नाम कर सकता है। यही लिविंग विल्स कहलाता है। साथ ही वह घोषणा कर सकता है कि हाँ, उन दिनों हमें किस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए। तो यही घोषणा पहले कर दी जाती है। इसी को मान्यता दिया गया कॉमन कॉज बनाम भारत संघ 2018 में। ठीक है, तो ये रहा लिविंग विल क्या है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे मिडल ईस्ट के जितने भी लोकेशन चर्चा में रहे हैं, चाहे वो तेल क्षेत्र हो, गैस क्षेत्र हो, है ना, युद्धपोतों का क्षेत्र हो, तो उन सभी पे एक विस्तृत वीडियो हम लेके आएंगे। तब तक आप जुड़े रहें डेल्टा पीसीएस के साथ। पीडीएफ के लिए डेल्टा पीसीएस टेलीग्राम चैनल पे जाएं, वहाँ से प्राप्त करें। धन्यवाद।